दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायो चल रही थी, इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। ठीक, तो उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। तो चैप्टर का आपका नाम क्या है, पहले वो आप लोग समझ लो कि चैप्टर का नाम है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग के लॉन्ग आंसर बहुत बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखेंगे हर एक वीडियोज़ को, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, और ये कम से कम 8 से 9 नंबर आपको दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तक स्कोर करना, तो आप लोगों को उस वीडियो को सभी वीडियोस को लास्ट तक वॉच करना है, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आएंगी। ठीक, तो इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें हम लोगों ने जो जन्मजात रोग होते हैं उनको पूरी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद फिर उपार्जित रोगों को भी पूरी तरीके से समझ लिया था, यानी कि जितने भी आपके होते हैं पॉइंट, सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज का जो आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहली जो हेडिंग है इसकी, तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले है कि मानव में संक्रामक रोग। तो जो मानव में संक्रामक रोग होते हैं, सामान्य संक्रामक रोग, वो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, कृमि और कवकों के द्वारा भी होते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग बांट करके ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट जो आपके लिए कह सकते हैं परिभाषा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, रोगजनक यानी कि पैथोजेंस क्या होता है। तो रोगजनक आपके एग्जाम में पूछ सकता है टिप्पणी के रूप में। तो आप लोग इसका परिभाषा इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं या फिर फैलाने का कार्य करते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। ठीक, तो रोगों का जनक कहलाते हैं, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रोगजनक, यानी कि रोगों को उत्पन्न करने वाले जीव या फिर कह सकते हैं रोगों को फैलाने वाले जीव आपके रोगजनक कहलाते हैं। ठीक, तो रोगों की जो प्रकृति होती है उसी के आधार पर मानव में होने वाले रोगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला प्रकार आपका होता है विषाणु जनित मानव रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषाणु जनित मानव रोग के बारे में। और जितने भी आपके महत्वपूर्ण विषाणु जनित मानव रोग होते हैं जो आपके बॉडी में पूछे जाते हैं, उन सभी रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनका जो रोग जनक होता है उसके बारे में बताएंगे, संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिर लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही में रोकथाम एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कराई जाएंगी, हर एक रोग के बारे में बताया जाएगा जो रोग आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। ठीक, तो विषाणु जनित जो मानव रोग होता है क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले कि मानव में विभिन्न प्रकार के विषाणु द्वारा मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, मानव में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें से इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू, खसरा, एड्स, हर्पीस और पोलियो आदि प्रमुख रोग हैं। ठीक, तो इसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे मेन है आपका है इन्फ्लुएंजा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, और इससे पहले आया हुआ भी है, तो इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंजा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका हेपेटाइटिस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फिर रेबीज होता है आपके लिए महत्वपूर्ण, डेंगू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही हम लोग 5-6 रोगों के बारे में पढ़ेंगे, विषाणु जनित रोगों के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रकार होता है वो होता है आपका इन्फ्लुएंजा। तो ये इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है किस प्रकार से होता है, पूरी प्रक्रिया को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। विषाणु जनित जो मानव रोग है उसमें जो पहला रोग हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका इन्फ्लुएंजा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो किस विषाणु के द्वारा फैलता है, उसका रोगजनक कौन होता है, यानी कि रोग फैलाने वाला जो होता है वो कौन होता है। तो रोगजनक जो हम लोग बात करें तो रोगजनक आपका होता है आर्थोमिक्सो विषाणु, यानी कि इन्फ्लुएंजा रोग फैलाने वाला जो रोगजनक होता है वो आपका होता है आर्थोमिक्सो विषाणु। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे संक्रमण के बारे में, यानी कि जो आपका इन्फ्लुएंजा रोग होता है किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो जो आपका संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने पर निकलने वाले बिंदु कणों के द्वारा, यानी कहने मतलब ये है कि जब कोई मान लीजिए इस रोग से मान लीजिए कोई भी व्यक्ति संक्रमित है और जब वो खांसता है छींकता है तो उसके क्या होता है, बिंदु कण निकलते हैं। तो उस बिंदु कणों जब हम लोग अपने श्वास माध्यम से अपने हमारे शरीर में जब वो आ जाते हैं बिंदु कण, तो हमको भी इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है। ठीक, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं हम लोग को। तो सबसे पहला लक्षण आपका होता है ठंडी लगना, बुखार आना, खांसना, छींकना आदि। यानी कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको इन्फ्लुएंजा रोग हो जाए तो उसमें आप लोगों को लक्षण जो आपके होंगे वो होंगे ठंडी लगेगी सबसे पहली बात, फिर आपको बुखार आ जाएगा, खांसना छींकना आपका लगा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग को रोकने के लिए क्या क्या उपचार और रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका रोकथाम है वो है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टो
पेनिसिलिन के इंजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, ये जब रोग आपको हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका इन्फ्लुएंजा रोग होता है उसकी प्रबलता को कम करने का कार्य कौन करता है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन नामक इंजेक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं इसकी प्रबलता को कम करने के लिए। दूसरा आपका पॉइंट है कि रोगी के संक्रमित कपड़ों को उबलते पानी से साफ करना, यानी कि जो रोगी है जब वो कपड़ा जो पहनेगा वो भी संक्रमित हो जाएगा, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उबलते हुए पानी का प्रयोग करेंगे। अगले पॉइंट की बात करें उपचार की, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए हम लोग एमेंटाडिन औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत तेज बुखार होने पर हम लोग क्या करेंगे, गीले कपड़े का उपयोग करेंगे, यानी गीले कपड़े की पट्टी बना करके उसका हम लोग उपयोग करेंगे इसके इन्फ्लुएंजा रोग में हम लोग उपचार के माध्यम में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा रोग को देखा। तो इन्फ्लुएंजा रोग में हम लोगों ने सबसे पहले रोगजनक के बारे में जाना, फिर संक्रमण के बारे में जाना, फिर लक्षण के बारे में जाना, फिर रोकथाम एवं उपचार के बारे में जाना। ठीक, तो रोकथाम में हम लोगों ने 2 रोकथाम को समझा और 2 ही उपचार को समझा, यानी 4 टोटल हो गए। तो अगर इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग इतना पॉइंट लिख देंगे, आप लोगों को पूरे नंबर दे दी जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपका रोग होता है विषाणु जनित, वो आपका होता है हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, तो मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हिपेटाइटिस द्वारा होती है। यानी कि हिपेटाइटिस क्या होता है, हिपेटाइटिस जब रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसका जो यकृत होता है उसमें सूजन आ जाती है। ठीक, और जो आपका हिपेटाइटिस होता है वो 5 प्रकार के विषाणुओं द्वारा फैला जाता है। आपका एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, और एक होता है आपका हेपेटाइटिस डी, और एक होता है आपका हेपेटाइटिस ई। यानी कि ABCDE आपके हेपेटाइटिस होते हैं। ठीक, इनके 5 प्रकार हो जाते हैं। संक्रमण की बात करें तो जो आपका ए और ई प्रकार का जो आपका हेपेटाइटिस होता है वो विषाणु सामान्यतः हमारे मुख से प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में। और वहीं पे अगर हम लोग बी और डी की बात करें, यानी कि हेपेटाइटिस और जो बी और डी प्रकार का जो हेपेटाइटिस होता है वो आपका दूषित रक्ताधान से या फिर अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ स्त्री शिशु में। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो अपरा होता है उसके माध्यम से जो संक्रमित, मान लीजिए माता संक्रमित है तो उसके पेट में जो पल रहा बच्चा है या शिशु है उसमें भी ये रोग हो जाएगा। किसके माध्यम से हो जाएगा, अपरा के माध्यम से हो जाएगा। तो ये रोग कैसा होता है, हिपेटाइटिस बी और डी में क्या होता है कि जो अपरा होता है उससे जो संक्रमित माता होती है उससे गर्भ में जो स्थित शिशु होता है उसको ये रोग हो जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध बनाने से। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी जिससे भी आप लैंगिक संबंध बना रहे हैं वो अगर हिपेटाइटिस रोग से पीड़ित है तो आपको भी हिपेटाइटिस रोग हो जाएगा। ठीक, वहीं पे अगर हम लोग बात करें हिपेटाइटिस सी की, तो हिपेटाइटिस जो सी होता है सामान्यतः दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रुधिर में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में मान लीजिए हिपेटाइटिस रोग है और उसका रुधिर जब आप अपने में चढ़ा लेंगे तो भी आपको हिपेटाइटिस रोग हो जाएगा। लक्षण की बात करें इसकी, तो लक्षण इसके बहुत ही सामान्य हैं। तो लक्षण क्या क्या है उसे समझिए। सबसे पहला लक्षण है उल्टी का आना, दूसरा लक्षण है आपका यकृत का बढ़ जाना, यानी कि यकृत में सूजन आ जाना, और तीसरा आपका ज्वर यानी कि बुखार आ जाना। तो ये सारे लक्षण हो गए आपके हिपेटाइटिस के। अब हम लोग बात करेंगे जो हिपेटाइटिस होता है उसके परीक्षण की, यानी कि हेपेटाइटिस को हम लोग किस प्रकार से पता लगा सकते हैं, क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हम लोग पता चल जाए कि हिपेटाइटिस रोग हम लोग को हो गया है। तो जिसमें आपका पहला जो आपका होता है SBT, यानी कि इस BT को जब फुल फॉर्म जो आपका होता है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि कई बार आपका ये फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है। दूसरा जो आपका प्रकार है वो आपका होता है HGPT, यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। ठीक, तो ट्रांस एमिनेज। ठीक, तो यही चीज़ आपकी होती है। तो सबसे पहला आप लोग लिखेंगे SBT यानी कि सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। दूसरा आपका होता है HGPT यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस इमेज। ठीक, तीसरा जो आपका होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसका जो आपका कह सकते हैं कि फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, जो आपका होता है एलिसा। तो एलिसा को हम लोग कहते हैं, ये आपका यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंजाइम लिखेंगे। ठीक, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्बेंट एसे। ठीक, तो ये आपका फुल फॉर्म होता है एलिसा का। ठीक, तो ये आपके परीक्षण हो गए, यानी कि इन तीनों टेस्ट को अगर हम लोग करा लेते तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को हेपेटाइटिस रोग है कि नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है हेपेटाइटिस के उपचार एवं रोकथाम। यानी कि हेपेटाइटिस जो आपका रोग होता है उसको किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं और किस प्रकार से उसका उपचार हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला रोकथाम क्या होना चाहिए हेपेटाइटिस रोग को रोकने के लिए, कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त होना चाहिए और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए और वसा की मात्रा भी कम होनी चाहिए,
वही भोजन हम लोग को करना चाहिए। दूसरा जो आपका प्रकार होता है वो होता है शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरा प्रकार आपका होता है इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। ये आपका क्या है, रोकथाम है या कह सकते हैं उपचार है। तो जब हम लोग को हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करते हैं। और जो आपका लास्ट प्रकार है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार है कि अगर मान लीजिए हम लोग हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसका हम लोग टीका लगवा लेते हैं तो ये रोग आपको होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को रोग होने से पहले ही हम लोग को क्या कर लेना है, हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसका टीकाकरण करवा लेना है, ठीक। जिसकी वजह से ये रोग हम लोग को होगा नहीं और हम लोग स्वस्थ बने रहेंगे, ठीक। तो यही सारी चीज़ें थी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ लिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके विषाणु जनित रोग होते हैं उनमें से कुछ और रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3-4 रोग और भी हैं जो हमको डिस्कस करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसी वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।